स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे बच्चों का सपना है एम्स में जाने का, और मुझे एक मौका मिला डॉक्टर मिश्रा से मिलने का। और डॉक्टर मिश्रा ने बहुत ही ग्रेसफुली एग्री किया एक इंटरव्यू देने के लिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए। डॉक्टर मिश्रा एम्स के डायरेक्टर थे 2017 तक, चीफ ऑफ ट्रॉमा सेंटर रहे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी रहे, और एक ज़बरदस्त जर्नी रही टुंडला में जहाँ से उन्होंने अपना स्कूलिंग किया। तो डॉक्टर मिश्रा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर प्लेटफॉर्म, बीइंग सो ग्रेशियस टू गिव दिस इंटरव्यू। अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं। टुंडला जो एक आगरा के पास में छोटी सी जगह से एम्स के अंदर काफ़ी सारे बच्चे जो देख रहे हैं उनका इस सपना है एम्स में जाने का। आप ना सिर्फ एम्स में थे, ना सिर्फ आपने बच्चों को पढ़ाया है एम्स के अंदर, पर आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी भी रहे, चीफ ऑफ ट्रॉमा सेंटर भी रहे, और उसके बाद आप डायरेक्टर ऑफ एम्स भी रहे। तो प्लीज़ अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं सर। मैं सबसे पहले बच्चों से यही कहूँगा, आप कहीं से भी हों, किसी भी बैकग्राउंड से हों, छोटी जगह से हों, बड़ी जगह से हों, ज़रूरी नहीं है कि आप एम्स में एज अंडर ग्रेजुएट आ पाएँ। अगर आप अंडर ग्रेजुएट नहीं भी आ पाते हैं तो एम्स में आने के लिए आपको और अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज़ पोस्ट ग्रेजुएट, एज़ सीनियर रेजिडेंट, एज़ फैकल्टी। तो इसमें इतना निराश होने की बात नहीं है अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन एम्स के अंडर ग्रेजुएट कैरियर में नहीं होता है, क्योंकि वो सीट्स लिमिटेड हैं, कम्पिटिटिव ज़माना है, और इतने कितने लाख बच्चे इसके लिए प्रयत्न करते हैं और उसमें से केवल 100 बच्चे एम्स दिल्ली में भर्ती होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आपके बच्चों का कोई इसमें दोष नहीं है। ये चूँकि कंपटीशन है, और कंपटीशन में जो सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट ही होता है, और उसमें जो मेरिट में सबसे ऊपर होते हैं वो एम्स में आ जाते हैं। लेकिन आपके पास और 3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं एम्स में काम करने के लिए, एज पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, एज सीनियर रेजिडेंट, एंड आफ्टर दैट इवन एज फैकल्टी। तो मेरा उदाहरण आप ले सकते हैं कि मैंने MBBS झांसी से किया, और वो भी 10+2 मैंने किया था। एक छोटी जगह टुंडला है, वहाँ पे रेलवे कॉलेज था, मेरे फादर वहीं टीचर थे, और मैं उनको अपना रोल मॉडल भी मानता हूँ। जिस तरह से ईमानदारी से उन्होंने अपना जीवन पूरा दिया टीचिंग प्रोफेशन को, और वहाँ से मैंने MBBS किया झांसी से। उसके बाद इलाहाबाद में मेरा PG हुआ, क्योंकि झांसी में PG नहीं था उस समय, और इलाहाबाद में PG करके हमारे जितने कोलीग थे सब UP गवर्नमेंट की सर्विस में ज्वाइन किया। लेकिन मेरा मन UP गवर्नमेंट में नॉन एकेडमिक पोजीशन ज्वाइन करने का नहीं था, तो मैंने नहीं वो जॉब ली। तो इसके बाद एम्स में सीनियर रेजिडेंट की पोस्ट निकली, अप्लाई किया, उसमें सिलेक्शन हो गई 1980 में। एम्स में आने के बाद फिर ये हुआ सीनियर रेजिडेंसी ख़त्म हो रही है, अब क्या करेंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त थे उस समय, मित्र थे, कोलीग थे, जो सब कोई ईरान चला गया, कोई सऊदी अरेबिया चला गया, बट मेरा फिर भी मन ना सऊदी अरेबिया जाने का था ना ईरान जाने का था। मैंने कहा पैसे तो ज़िंदगी में कभी भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन एकेडमिक सर्जरी और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में काम करने का मौका मैं ढूंढ रहा था, और मुझे फॉर्चुनेटली एक रिसर्च पोजीशन मिल गई एम्स में ही सीनियर रेजिडेंसी के बाद, और उसके बाद फैकल्टी पोजीशन मेरे को मिली। और वो एक अगेन बहुत बड़ा पड़ाव था मेरे लिए, थोड़ा सा जद्दोजहद के बाद हुआ वो, लेकिन हो गया। और उसके बाद मैं बराबर वहाँ पे एज ए फुल टाइम फैकल्टी काम किया। 1988 में मैं UK गया ट्रॉमा केयर सर्विसेज में फेलोशिप करने, और उस समय ट्रॉमा जब मैं जा रहा था तो लोग हंस रहे थे कि भाई ट्रॉमा होता क्या है, कोई इस बात को मान नहीं रहा था। कोई कह रहा था कैंसर में क्यों नहीं जाते हो, कोई और कुछ कह रहा था। लेकिन ट्रॉमा उस समय मैं यही कहूँगा कि ट्रॉमा उस समय भी प्रॉब्लम थी, आज भी प्रॉब्लम है, केवल आज बढ़ गई है। उस समय 60,000 लोग हमारी सड़कों पे जान गंवाते थे, आज 1.5 से 2 लाख लोग गंवाते हैं, सब इतना ही फ़र्क है। और उसके बाद जब मैं वहाँ से वापस आया तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा अपना योगदान किया अपने डिपार्टमेंट में, और 1993 में मुझे मौका मिला प्रोफेसर सर्जरी में बनने का। और जब वो हो गया उसके बाद मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट भी रहा सर्जरी का, और उसके बाद मैं विदेश गया, थोड़ा गल्फ़ रीजन में काम किया, और वहाँ से लौट के फिर मैं आया। तो फिर बाद में 2006 से फिर सर्जरी का हेड रहा, और एक जब ट्रॉमा सेंटर बन रहा था एम्स के साथ, तो मुझे उसमें काम करने का मौका मिला एज चीफ ऑफ ट्रॉमा सेंटर। और वो मैं समझता हूँ कि अपने को मैं धन्य मानता हूँ कि मुझे ये मौका मिला, और मैं कुछ देश के लिए कर पाया। और उसके बाद फिर जो एक हाईएस्ट पोजीशन एम्स की होती है वो 2013 में मैं वहाँ का निर्देशक नियुक्त हुआ, डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली।
और उसमें मुझे बहुत काम करने का मौका मिला। एम्स के लिए मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, लगभग 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स प्लान किए जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, अब आज भी कंप्लीशन हो रहा है जिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत एब्जॉर्बिंग, बहुत एक सेटिस्फैक्ट्री कैरियर रहा है। और इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि अपना फोकस रखना और जो भी कुछ जीवन में करें उसमें पूरे योगदान देना, पैशन के साथ काम करना, ये बहुत आवश्यक है। बहुत बार हम निराश हो जाते हैं, थोड़े से फेलियर हुआ तो उससे निराश हो जाते हैं। मैं समझता हूँ वो नहीं होना चाहिए, और होता भी है जीवन में, फेलियर भी होता है, सक्सेस भी होती है, दोनों ही जीवन के पार्ट हैं। और हर फेलियर के बाद एक सक्सेस आती है, और आप बहुत सारे लोगों के जीवन से ये सीख ले सकते हैं, और अपने जीवन से भी ले सकते हैं, दूसरों के जीवन से ले लें तो अच्छा है, जिससे बहुत ज़्यादा निराशा ना हो। और बड़े से बड़े लोग, चाहे आप स्टीव जॉब्स का उदाहरण ले लीजिए, चाहे आप शाहरुख खान का उदाहरण ले लीजिए, चाहे आप किसी क्रिकेट खिलाड़ी का ले लीजिए, हर एक के जीवन में फेलियर रहा है और उसके बाद सक्सेस हुई है। तो कोई ऐसे सक्सेस ही मिलती जाए जीवन में, ऐसा भी नहीं होता है। और हमेशा फेलियर के लिए भी तैयार रहना चाहिए, और फेलियर से आपका रिजॉल्व मजबूत होना चाहिए, और ज़्यादा आपको पाने की उसमें शक्ति मिलती है उससे। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप अपना फोकस रखेंगे तो जो भी कुछ जीवन में आप करना चाहते हैं, और खाली ऐसे ही नहीं है कि आप MBBS में एडमिशन चाहते थे, नहीं हुआ तो अब इसके आगे कुछ नहीं है, हो सकता है जीवन में कुछ और अच्छा होने वाला हो। इसके लिए मैं स्टीव जॉब्स के एक कमेंसमेंट सेरेमनी में वो भाषण दे रहे हैं, आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पे भी होगा वो, जिसमें उन्होंने अपने जीवन की 3 बातों को शेयर किया। 57 साल की उम्र में, बहुत लंबा जीवन उनका नहीं रहा, लेकिन उस छोटे जीवन में जो वो कर गए, आज एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है जो आज भी चल रही है, उसमें 30 वर्ष की उम्र में उस कंपनी ने उनको निकाला जिस कंपनी को उन्होंने स्थापित किया था। उसके बाद उन्होंने कैसे अपने को संगठित किया और फिर से एक कंपनी खड़ी की और वापस एप्पल में आए दोबारा। तो ये उनसे सीख लेने की ज़रूरत है। दूसरे, जब यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हुआ, और ये आप स्टीव जॉब्स ने बिल गेट्स से भी सीख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई खाली यूनिवर्सिटी की पढ़ाई मानी जाती है, और आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आपका क्लैरिटी है और करने का शक्ति है, आप में मन इच्छा शक्ति है। तो उसके बाद वो फिर से उसमें वापस आए, और जो उन्होंने सीखा, जब ग्रेजुएशन में भर्ती हुए और वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन छोड़ दिया और कुछ और किया जो बाद में कंप्यूटर में काम आया। माइक्रोसॉफ्ट में उसको लिया, ग्राफिक्स को लिया, जो उन्होंने वहाँ सीखा, कैलीग्राफी सीखी, वो काम आई। तो हर चीज़ जीवन में, कोई चीज़ खाली नहीं जाती है, कुछ भी आप करें वो कहीं ना कहीं वो काम आ जाता है। और बाद में उन्होंने अपनी बीमारी का भी जिक्र किया कि कैसे उनको पैंक्रियास का कैंसर डायग्नोसिस हुई, 57-58 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन वो तो लड़ते रहे अपने जीवन से और करते रहे कुछ ना कुछ। तो बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जिनसे आप उदाहरण हैं, जिनसे आप सीख ले सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि क्लैरिटी होती है तो आप इमीडिएटली ऐसा लगता है कि अभी ये चीज़ मिल रही है, ले लो, बट आपको क्या करना है ये आपको सोचना है। और अगर उसमें आप लगे रहेंगे तो मैं नहीं समझता कोई इसमें बहुत ज़्यादा रुकावट आएगी, आप ज़रूर वो चीज़ पा सकते हैं।